जय हिंद। मैं अमित आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं भारत का भौगोलिक स्वरूप में हम देखेंगे हिमालय। ठीक है ना, कि हिमालय कितने प्रकार के होते हैं, किस टाइप के होते हैं। उसके बाद पर्वतीय या पठार या मैदान जो है वो आपको हम थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक जो है ज़बरदस्त तरीका से पढ़ने को आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो देख लीजिएगा, दूसरा भी पढ़ाया था वो भी देख लीजिएगा। ठीक है ना। आज का तीसरा सेशन है वो भारत का भौगोलिक स्वरूप में हम देखेंगे। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं भौतिक संरचना, भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। ध्यान रखिएगा, भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। अगर बात करें तो पहला का नाम है आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा जो है विशाल मैदान के रूप में बांटा गया और चौथा जो है आपका द्वीपीय भाग एवं तटीय मैदान के रूप में बांटा गया है। तो आगे देखते हैं। आपके मन में नहीं, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, क्या आ रहा है कि भारत के सुदूर पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा है कि म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो ये 2 क्वेश्चन है। यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर नहीं आता है तो मेरे साथ बने रहिए। अगर पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हम थोड़ा जानते हैं। क्या है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 10.6% भूभाग उच्च पर्वत श्रेणी, ध्यान रखिएगा 10.6% भूभाग जो है उस पर उच्च पर्वतीय श्रेणियाँ और 18.5% पर भूभाग पर पहाड़ियाँ और 27.7% भूभाग पर पठार और 43.2% भूभाग पर मैदान विस्तृत है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर क्षेत्रफल के लगभग 10.6 भूभाग पर उच्च पर्वतीय श्रेणी है, ठीक है, और 18.5 पर भूभाग पर पहाड़ी क्षेत्र है और 27.7% जो है ना वो आपको देखने को मिलेगा पठार और 43.2% जो है वो मैदान के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं और 1 नंबर मेरा क्या है वो भी देख लेते हैं। तो 1 नंबर में क्या है कि उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश के बारे में तो ये क्या है, हिमालय पर्वत का निर्माण टेथिस सागर के ऊपर उठने के कारण माना जाता है, जबकि आधुनिक भौगोलिकविदों का मानना है कि हिमालय का निर्माण प्लेट विवर्तनीय नियम के अनुसार हुआ है या उसके कारण हुआ है, ये ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान से रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है कि हिमालय पर्वत का निर्माण टेथिस सागर के ऊपर उठने के कारण होता है। ठीक है ना। तो आगे देखते क्या है। उसके बाद क्या है कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को भी 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी में बांटा गया है। जैसे पहला ट्रांस हिमालय जो तिब्बत का क्षेत्र है, दूसरा है बृहद हिमालय जो महान हिमालय के नाम से जाना जाता है, लघु हिमालय तीसरा है जो मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, और एक जो आपको है बाह्य हिमालय या उप हिमालय जिसे शिवालिक के भी नाम से जाना जाता है। तो चलिए बारीकी से समझते हैं। पहला है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के बारे में समझते हैं। तो कहा जाता है कि हिमालय की सभी श्रेणी का उत्थान टर्शियरी काल, ध्यान रखिएगा, टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। ट्रांस हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर आदि पर्वत श्रेणी आते हैं। कहा जाता है कि काराकोरम की सर्वोच्च चोटी जो है वो K2 या उसी का दूसरा नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है ना, ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई जो है अगर बात किया जाए तो 8,611 मीटर के करीब है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी में गिनती होता है या माना जाता है। नेक्स्ट है काराकोरम के बारे में जानते होंगे। तो काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो काराकोरम को कहा जाता है। इंडो सांगपो साचर जोन, ठीक है ना, ये ट्रांस हिमालय को
बृहद हिमालय से अलग करता है। आप अगर मैप में समझना चाहेंगे तो प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है ना, वो एटलस मैंने पढ़ा दिया है, उसको समझिए, बारीकी से समझाया गया है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आपका जो है ट्रांस हिमालय क्लियर हुआ। अब दूसरा हिमालय के बारे में जानते हैं जिसका नाम है बृहद हिमालय। कौन हिमालय? बृहद हिमालय के बारे में जानते हैं। तो कहा जाता है बृहद हिमालय या हिमाद्री, बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। क्या है? सबसे ऊंची श्रेणी है। बृहद हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं, और ये दोनों जो है सबसे ऊंची श्रेणी, सबसे ऊंचा श्रेणी है, पर्वत श्रेणी। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे है कि हिमालय पर्वत श्रेणी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसका ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो कि अभी नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के भी नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। कंचनजंगा जिसका ऊंचाई जो है वो 8,598 मीटर। अगर नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेंट और नमाचा बड़वा आदि बृहद हिमालय का महत्वपूर्ण चोटी है। नेक्स्ट देखते हैं कि मैन सेंट्रल थ्रस्ट बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है, यानी कि बृहद हिमालय को छोटा हिमालय से, लघु हिमालय से अलग करता है। तो अब चलेंगे, तीसरा पॉइंट है जिसका नाम है लघु हिमालय। तो लघु हिमालय के बारे में चलते हैं। लघु हिमालय को मध्य हिमालय अर्थात हिमाचल श्रेणी, ध्यान रखिए, अर्थात हिमाचल श्रेणी में पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी, धौलाधर, नागटिबा श्रेणी है। ध्यान रखिएगा, मध्य हिमालय में कौन, हिमालय श्रेणी में पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी, धौलाधर, नागटिबा श्रेणियां हैं। पीर पंजाल की बात किया जाए तो वो कश्मीर में है, लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला माना जाता है। नेक्स्ट है बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य लाहुल स्पीति, ठीक है ना, सॉरी, बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य लाहुल स्पीति, कश्मीर घाटी, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटी मिलती है। कहा जाता है कि लघु हिमालय में अल्पाइन चारागाह स्थित है, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग जैसे गुलमर्ग या सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। अगर बात किया जाए मसूरी, शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही स्थित है। आगे देखते हैं कि मेन बाउंड्री फॉल्ट लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है। तो फोर्थ नंबर चलते हैं, और लास्ट है मेरा क्या है, बाह्य हिमालय के बारे में चलते हैं। तो बाह्य हिमालय को शिवालिक या निम्न हिमालय भी कहा जाता है। यह हिमालय बहुत ही न्यूनतम भाग है, यह हिमालय का बहुत न्यूनतम भाग है। लघु हिमालय का अगर बात करें एवं शिवालिक के बीच अनेक घाटियाँ उपस्थित है, जो पश्चिम में इन घाटियों को दून एवं पूर्व में द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून। आगे है कि शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है। तराई दलदली और वनाच्छादित प्रदेश होता है। तो चलिए हिमालय का प्रदेश जो है उसका विभाजन किस तरीका से हुआ है थोड़ा एक बार देख लेते हैं। इधर प्रादेशिक विभाग है, इधर विस्तार है, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, इधर लंबाई कितनी है। पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य है, 500 किलोमीटर की लंबाई है इसका। कुमायूं हिमालय का अगर बात करें सतलज नदी और काली नदी के मध्य है, 320 किलोमीटर के लंबाई। नेक्स्ट नेपाल हिमालय जो काली और तीस्ता नदी के मध्य है, 800 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है, जो कि 720 किलोमीटर के बीच में है, यानी कि लंबाई है उसका। तो हमने 1 नंबर पढ़ लिया, ठीक है। 1 नंबर अभी पढ़े हैं ना, जिसका नाम था आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में। तो चलिए अब जानते हैं
प्रायद्वीपीय पठार के बारे में समझिएगा बारीकी से। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में चलते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना होता है। अगर बात किया जाए तो प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख रूप से दो भाग हैं, एक मध्य उच्च भूमि और एक दक्कन का पठार। क्योंकि दक्कन का पठार से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन एक बात बता देता हूँ, आपको ये सब पढ़ना ही होगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम ही होगा, आप कभी भी याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो समझिए इस चीज़ को। अरावली की पहाड़ी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैली हुई है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। अरावली का बात किया जाए तो अरावली भारत के साथ साथ विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर ऊंचा है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी अगर लंबाई की बात किया जाए तो वो 1722 मीटर है। गुरु शिखर अरावली के माउंट आबू पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद बनास नदी अरावली के पूर्वी भाग से निकलती है। लूनी और माही नदी अरावली के पश्चिम भाग से निकलती है। तो ये सारे बातें को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि लूनी नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। उसके बाद मालवा का पठार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मालवा का पठार कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। चंबल का बात किया जाए और बेतवा नदी मालवा पठार जो है से निकलती है। चंबल और बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? मालवा पठार से निकलती है। अगर उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अगर विंध्याचल पर्वत अलग करती है, ये भी बात ध्यान रखिएगा कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्याचल पर्वत से अलग करती है। अगर बात किया जाए मैकाल पठार का तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगर अमरकंटक का बात किया जाए तो उसकी जो है पहाड़ी की ऊंचाई लगभग 1065 मीटर है। अमरकंटक मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। मैकाल पहाड़ी के पश्चिमी भाग से नर्मदा और उत्तरी भाग से सोन नदी और दक्षिण के भाग से महानदी निकलती है। अगर बात किया जाए कि भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका का क्वेश्चन है कि भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को। छोटा नागपुर पठार खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे प्रमुख क्षेत्र है। छोटा नागपुर का पठार ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है ये। उसके बाद है सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में राज्य में स्थित है। धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो महादेवी पर्वत में पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। ताप्ती नदी का बात किया जाए तो ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिणी भाग से निकलती है और उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी आंतरिक तक पश्चिम घाट पर्वत लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। तो देखिए ये सब पॉइंट आपको ना याद करना ही पड़ेगा। इसको समझिए मैप के द्वारा और याद कीजिए। एटलस नहीं है खरीदिए, नहीं तो जाकर प्लेलिस्ट में देखिए। सतपुड़ा के उत्तरी भाग में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। पश्चिम घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। अगर बात करें 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का तो संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर अगर कहे तो सह्याद्री के दो भाग उत्तर सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री में विभाजित करती है। अगर बात करें उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर का तो वो सर्वोच्च शिखर है कालूसुबाई जो कि 1646 मीटर है और कुंद्रेमुख जो है 1892 मीटर है। दक्कन का पठार जो है ये एग्जाम में पूछता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगर कहा जाए
कि दक्कन का पठार ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। दक्कन का पठार ज्वालामुखी के कौन सा चट्टान से बना हुआ है? तो बेसाल्ट। ध्यान रखिएगा। दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र राज्य में और औरंगाबाद जिले में स्थित है। मतलब महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की पहाड़ी स्थित है, याद रखिएगा। बालाघाट हरिश्चंद्र सतमाला की पहाड़ी जो है महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है। पहाड़ी जब पर्वत पढ़ाएंगे ना हम पहाड़ के बारे में तो और डिटेल से बताएंगे, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। क्वेश्चन है आपके आगे की धारवाड़ का पठार जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ये सब याद ही करना पड़ेगा। धारवाड़ के पठार के पश्चिम भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। नेक्स्ट है कि नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्य में फैली हुई है। कौन कौन? नीलगिरी की पहाड़ी। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दुद्धा बेटा है, जिसकी लंबाई जो है अगर मीटर की बात किया जाए ऊंचाई कितना है तो 2637 मीटर ऊंचा है। दुद्धा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये याद रखिएगा। अभी मैंने पढ़ाया, पहली कौन है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अन्नामलाई की पहाड़ी केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा में स्थित है या सीमा पर स्थित है। तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया कि नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में विस्तृत है? पहला क्वेश्चन। और इसकी सबसे लंबी चोटी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुंडी है। कौन है? अनाईमुंडी या अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। ये ध्यान रखिएगा। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 2695 मीटर है, ठीक है ना। तो टोटल 2 पार्ट पढ़ लिए। तीसरा में आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान, यानी कहने का मतलब विशाल मैदान उत्तर भारत का, ठीक है। उत्तर भारत के विशाल मैदान को सिंधु गंगा या ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। जैसे अगर बात करें तो उत्तर भारत के विशाल मैदान को विशिष्ट धरातल स्वरूप के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। जैसे एक है भाबर प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश और तराई प्रदेश। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है भाबर प्रदेश, उसके बारे में पढ़ते हैं कि भाबर प्रदेश शिवालिक की तलहटी के सिंधु यानी कि पश्चिम में, तीस्ता नदी पूर्व में तक फैला हुआ है, यानी कि सिंधु से तीस्ता नदी के तक फैला हुआ है। ये क्या? कौन? भाबर प्रदेश में शिवालिक की तलहटी। कहा जाता है कि भाबर प्रदेश में कंकर पत्थर की अधिकता पाई जाती है। भाबर प्रदेश में पारगम्यता अधिक होने के कारण नदी यहाँ विलीन हो जाती है। तो भाबर प्रदेश पढ़ लिए। अब बांगर प्रदेश के बारे में जानते हैं। बांगर मैदानी भाग का उच्च भाग है जहाँ समांतर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। नेक्स्ट आपके सामने है बांगर मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जिसमें कंकर रेत अधिकता होती है। अगर बांगर का अगर बात किया जाए तो बांगर को स्थानीय भाषा में भूड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूड़ कहा जाता है। अब खादर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। खादर प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो वो है आपके सामने खादर प्रदेश नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होता है। खादर प्रदेश में नदियों में बाढ़ द्वारा हर वर्ष नवीन मिट्टी लाई जाती है बहाव के माध्यम से। खादर प्रदेश को कछाड़ी प्रदेश या बाढ़ का मैदान भी कहते हैं, इसीलिए बाढ़ जो है उत्तरी बिहार में ज़्यादा आता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी खादर प्रदेश यानी कि डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है आपका तराई प्रदेश। तो तराई प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो तराई प्रदेश की आर्द्रता अत्यधिक होती है, जिसके कारण प्रायः तराई मैदान दलदली क्षेत्र निर्मित करती है या दलदली क्षेत्र होती है। भाबर प्रदेशों की विलुप्त नदियाँ तराइन प्रदेश में पुनः सतह पर आ जाती है और तराई प्रदेशों में घने वन भी होते हैं।
तराई प्रदेश में जैव विविधता का भंडार बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो मैंने अच्छे से पढ़ा, और तीसरा भी टॉपिक जो है विशाल मैदान पढ़ा, और चौथा जो आपका डी नंबर है जिसका नाम है द्वीपीय भाग। तो अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप भारत के दो द्वीप समूह हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार लगभग 222 छोटे छोटे द्वीप का समूह है। ध्यान से रखिएगा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सैंडल पिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई जो है, ऊंचाई जो है 738 मीटर है। अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा पतन बंदरगाह जो है पोर्ट ब्लेयर, जो दक्षिण अंडमान में है। अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा पतन कौन कारण बंदरगाह का कौन है, तो वो पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह होता है। तो लक्षद्वीप कितने समूहों का द्वीपों का समूह होता है? 36 द्वीपों का समूह होता है। लक्षद्वीप के मात्र 11 द्वीप पर ही मानव की आबादी है, बाद बाकी सब जल में मग्न है। कभी होता है, उठता है, कभी खत्म हो जाता है। आगे देखते हैं, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट या एंड्रोथ द्वीप है। याद रखिएगा, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ है द्वीप है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में भी, देखिएगा छोटे छोटे एग्जाम में भी। भारत में नारकोंडा तथा वैरन नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। नारकोंडा सुपुप्त ज्वालामुखी है। वैरन ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मेरे मन में एक सवाल आया, सवाल यह है कि मिनिकाय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, लेकिन भाबर बांगर जो है तथा खादर है क्या, इस कौन सा द्वीप में आता है या कौन सा क्षेत्र में आता है, ये आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। 8 डिग्री चैनल मालद्वीप एवं मिनिकाय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकाय के मध्य है। अगर बात किया जाए 10 डिग्री चैनल का, तो लघु अंडमान निकोबार को अलग करता है। ठीक है, तो हम 4 अभी तक पढ़ चुके हैं, और मेरा लास्ट है जिसका नाम है समुद्रीय तट के मैदान, जो कि एक्स्ट्रा इंक्लूड होता है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो समुद्रीय तटीय मैदान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट है। क्या है कि भारत के पूर्वी समुद्री तटों को कन्याकुमारी से कृष्ण डेल्टा तक का तटीय क्षेत्र को कोरोमंडल तट कहते हैं, और डेल्टा कृष्ण डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय क्षेत्र को उत्तरी सरकार कहा जाता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन आता है। आगे है कि पाराद्वीप जिस उड़ीसा में है, हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, चेन्नई तूतीकोरम और एन्नौर जो है तमिलनाडु में है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है, क्या है, डॉकयार्ड है, बंदरगाह है। कहा जाता है पुलिकट बंदरगाह, पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में है, और चिल्का उड़ीसा में है, और कोलेरू आंध्र प्रदेश पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैंगून है। कांडला जो है गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, मुड़गांव जो है गोवा में है, मंगलूर जो है कर्नाटक में है, कोच्चि केरल में है, नहावा शोवा महाराष्ट्र में है। भारत के पश्चिम तट पर स्थित ही ये बंदरगाह है। तो ये सभी जो बता रहे हैं ये बंदरगाह है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा, 13 जो है नेशनल बंदरगाह है, इंटरनेशनल है, ध्यान रखिएगा। और बाद बाकी बहुत सारा छोटा छोटा बंदरगाह है, वो बंदरगाह भी मैं लाऊंगा, तो आप समझिएगा। भारत के पश्चिमी समुद्री तटों को गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को कोंकण तट कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को कौन सा तट कहते हैं, तो कोंकण तट के नाम से जानते हैं। गोवा से कर्नाटक में के मंगलूर तक का तटीय क्षेत्र को केनड़ा तट कहते हैं, और मंगलूर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। तो ये 3 बात को याद रखिएगा, छोटे से वनडे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। मालाबार तट पर पाए जाने वाला लैंगून को स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, तो फिर कल मिलेंगे। यही इससे आगे चौथा टॉपिक मैं लेकर आऊँगा,
यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। ठीक है ना? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।